चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट मीन्स वैद्युत रसायन को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे छोटी छोटी कुछ परिभाषाएं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व। इसके साथ साथ हम जानने वाले हैं एक चालकता का क्या मतलब होता है, दैट मीन्स कंडक्टिविटी। किसी भी विलयन के लिए वैद्युत अपघट की चालकता का मतलब क्या होता है। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि एक मोलर चालकता क्या होता है और अनंत मोलर चालकता का मतलब क्या होता है। एक अनंत मोलर चालकता किसी प्रबल वैद्युत अपघट के लिए और एक अनंत मोलर चालकता किसी दुर्बल वैद्युत अपघट के लिए। ठीक है, तो इतनी बातों का डिस्कशन आज के लेक्चर में करने हैं, क्योंकि आने वाले लेक्चर में हम जानेंगे कुलराउस का नियम और फैराडे का नियम। ठीक है, तो कुलराउस के नियम को समझने के लिए ये छोटी छोटी परिभाषाएं बहुत ही बड़ा जरूरी है, बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। ठीक, प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आप लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, यस, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ अगर आप इसके पहले जो भी वैद्युत रसायन का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर बना है, अगर आप उसे कवर नहीं किए हैं तो आप उसे जरूर कवर करें। यस, तो चलिए आज के लेक्चर में हम शुरुआत करते हैं वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व। एक विलयनों का चालकत्व का मतलब क्या होता है। जब जब अपघटन की बातें आएंगी तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पर विद्युत प्रवाह हो रहा है, वहां पे जो विद्युत प्रवाह की कुल सहजता होती है, यूं बोले जितना विद्युत प्रवाहित होता है, जितना इलेक्ट्रॉन फ्लोटेशन करते हैं, उनका पूरा माप कर लेना ही एक चालकत्व कहलाता है, एक विलयन का चालकत्व कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल वे में अगर हम इसके परिभाषा की बात करते हैं, इसके डेफिनेशन की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार करेंगे। तो सिंपली वे में क्या लिखेंगे, लिखेंगे किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह की सहजता को उस चालक का क्या बोलते हैं, उस चालक का चालकत्व कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये है जी सिंपल सी बात, यानी एक चालकत्व का मतलब ही होता है उस चालक में विद्युत धारा का कुल प्रवाह की सहजता। ठीक बच्चों, अगर इसे इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसे G या कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। G या कैपिटल C से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। राइट, इतनी बातें हैं जी, इतनी बातें हैं। अब दूसरी भाषा में मैं कह सकते हैं कि जो G होता है या जो C होता है वो बराबर होता है 1/r के। अब ये जो 1/r है, 1/r का कुल मतलब ये होता है कि जो G होता है या जो C होता है ये टोटल रेजिस्टेंस के इनवर्स पे डिपेंड होगा। यानी रेजिस्टेंस का इनवर्स अगर हम कर देते हैं उस चालक में तो वहां पे चालकत्व का मान निकल जाएगा। अर्थात दूसरी वे में हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं। विद्युत चालकत्व कहते हैं। सिंपल सी बात। इसका मात्रक की बात करते हैं, इसका मात्रक ओम इनवर्स या मिहो या सीमेंस बोल सकते हैं, सीमेंस होता है। राइट, तो ऐसी बातें हैं जी। अब एक चालकत्व को वास्तव में समझने के लिए प्यारे बच्चों आपको एक काम करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से कि यहां पर सिंपली एक हमने विलयन बनाया वैद्युत अपघट वाला और यहां पे दो इलेक्ट्रोडों को ऐसे कुछ इस प्रकार से डुबा दिया। राइट, जैसा कि आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोड को ध्यान से देखें तो इस इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया, ऐसे वायर से अटैच करा दिया, एक यूं बोले मीटर से विभवमापी से, और यहाँ पे जो V है, जो वोल्टेज वो V है, बीच का डिस्टेंस स्मॉल l रखा। ठीक है, और यहाँ पर एरिया जो इलेक्ट्रोड का है डूबा हुआ भाग वो A है, यानी कि क्षेत्रफल के लिए। ठीक है, तो इस पोजीशन में क्या होगा, जरा विचार करें। इस पोजीशन में ओम के नियम से एक कथन आता है,
वाट। चलिए तो यहां पे एक संबंध बन के आएगा R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, जिसका मतलब साफ साफ होता है L का मतलब होता है इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, ठीक है, और A का मतलब होता है एरिया, और R का मतलब होता है प्रतिरोध। तो एक प्रतिरोध दो बातों पे पूरा पूरा निर्भर करता है कि वहां पे जो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L है उसके समानुपाती होगा, या यूं बोलें जो एरिया होगा इलेक्ट्रोडों के उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ बच्चों आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पर आर विच इज प्रतिरोध है, आर क्या दिया हुआ है, आर है प्रतिरोध, ठीक है, और एल क्या है, इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ठीक है, और यहाँ पे ए की बात करते हैं तो ये है क्षेत्र, ये है इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि जो आर होगा वो इक्वल हो जाएगा रो एल बाई ए के, ठीक है। अब यहां जो रो एल बाई ए है ये बन गया सेकंड इक्वेशन, अगर हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, या तो बच्चों क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड से जरा ध्यान से देखें कि यहाँ पे जो जी है, जो कंडक्टिविटी है वो आया 1/r के, और यहाँ पे जो r का मान है इस हिसाब से क्या आया, रो एल बाई ए के आ गया। अगर कुछ ऐसा पोजीशन आता है तो यहाँ पे पोजीशन आएगा, और इस पोजीशन को हम इस पोजीशन से थोड़ा सा अटैचमेंट कराते हैं। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। तो क्या लिखेंगे, फाइनली लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से क्या देखना है, तो यहाँ पे फाइनली हमको क्या निकालना है, जी निकालना है। कंडक्टिविटी की बात होगी तो 1/r होगा, तो 1/r, r का टोटल मान क्या होता है 1/, और r का मान यहाँ से भरेंगे, ठीक है, तो रो एल बाई ए भरेंगे। अब आपको पूरा क्लियर हो गया, ये पूरा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये कुछ ऐसा, ये जी हो जाएगा, या इसको हम सी भी बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा जी कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख रहे हो। तो ये सिंपली है बच्चों एक कंडक्टिविटी यानी एक चालकत्व का मतलब एक अपघटनीय विलयनों के लिए वैद्युत चालकत्व का मतलब, ठीक है। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे सिंपल वे में कि यहाँ पे जो वास्तव में जो चालकत्व होंगे जिनसे हम यूं बोले चालक का नाम दे सकते हैं, तो एक कंडक्टर के कैसे टाइप हो सकते हैं एक सेल में लेकर के, ठीक है। एक सेल में कंडक्टर का टाइप का होना क्या मतलब है, आइए थोड़ा सा उसको समझाते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक स्क्रीन शॉट लें, आगे बढ़ते हैं। यस चलिए बच्चों, तो फाइनली हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंडक्टर की बात करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंडक्टर, ठीक, टाइप्स ऑफ कंडक्टर। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पे जनरली कंडक्टर के दो टाइप होंगे, ठीक है। एक हो जाएगा बच्चों मेटालिक, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा बच्चों मेटालिक, क्या हो जाएगा मेटालिक कंडक्टर, ठीक है। और एक हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक है। चलिए जरा समझते हैं। तो बच्चों मेटालिक कंडक्टर को बोलते हैं धात्विक चालक, क्या बोलते हैं, धात्विक चालक का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा साफ साफ स्पष्ट होता है जी। इसका नाम होता है विद्युत अपघटनीय चालक, विद्युत अपघटनीय चालक, ठीक। चलिए जरा विचार विमर्श करते हैं। अगर हम धात्विक चालक की बात करते हैं बच्चों, तो धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक इन दोनों को एक साथ रियलाइज करें तो धात्विक चालक मतलब धातुओं का चालन होना, धातुओं में कुछ चालन होना, तो किसका चालन होना, इलेक्ट्रॉनों का। तो एक धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन आप सुने होंगे फ्री चार्ज, जब आप मेटल नॉन मेटल पढ़े होंगे, राइट। और जब अपघटन की बात आती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलित की बात कर रहा है या तो जली विलयन की बात कर रहा है, जहां पे अपघटन होगा, यूं बोले टूटेगा, आयन अलग अलग होंगे, तो वहां पे आयनों की उपस्थिति के कारण जलित या गलित अवस्था में जहां पे आयनों की उपस्थिति के कारण चालन होता है, यूं बोले उस पदार्थ में धारा का प्रवाह होता है, वहां होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। लेकिन जहां पर केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया के एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के कारण चालन होता है, वहां पे कहलाते हैं धात्विक चालक। तो मजा तब आएगा जब हम कुछ शब्दों को लिखेंगे, ठीक है। तो यहां सबसे पहली पॉइंट वाली बात लिखेंगे बच्चों, यहां पे वाट क्या लिखेंगे
वे चालक जो बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया के या रासायनिक परिवर्तन के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत का प्रवाह करते हैं, विद्युत का प्रवाह करते हैं, क्या कहलाते हैं? धात्विक चालक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? धात्विक चालक कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, इतनी बात है, क्लियर है जी। तो ये रहा। इसी का अगर हम उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा? इसी का अगर उल्टा कर दें तो बच्चों हो जाएगा वे पदार्थ या चालक, कुछ भी बोलो, वे पदार्थ जो गलित या जलीय विलयन में, जो गलित या जलीय विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण, मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण क्या कराते हैं? विद्युत धारा का चालन कराते हैं, विद्युत धारा का चालन कराते हैं। ठीक, तो चलिए, तो ये रहा एक एक लाइन में, वन लिनियर में क्या रहा? ये डिफिनीशन का एक मॉडल रहा, इन दोनों में अंतर रहा। ठीक है, कि धात्विक चालक की पहचान कैसे करेंगे? जहां पे बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत का प्रवाह होगा। ठीक, जैसे आप लोहा सिंपली ले सकते हो, सबसे आसान एग्जांपल। ठीक है, वे पदार्थ जो गलित या जलीय विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन कराते हैं, विद्युत का प्रवाह कराते हैं, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। मतलब साफ साफ है कि यहाँ पे दोनों में, कि जहां पे अपघटन होगा वहां पे टूटेगा, और तब टूटेगा। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl की बात करते हैं। ठीक है, तो NaCl कब टूटता है? जब वो गलित या जलीय विलयन होता है। ठीक है, तब Na+ होता है, Cl क्या होता है? माइनस होता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एक फेरस, एक आयरन, एक लोहा में, यानी एक और हीट करते दूसरा क्या होता है? पहुंच जाता है, या एक और इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं दूसरा निकल जाता है। मतलब ये होगा कि पूरे लोहे में इलेक्ट्रॉन का फ्लोटेशन होने लगता है, तो उसमें क्या होता है? फ्री चार्ज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से धारा बहता है। तो ये सिंपली दोनों में रहा थोड़ा सा अंतर। ठीक, चलिए दूसरी बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे पदार्थों का स्थानांतरण नहीं होता है। दूसरी बात में क्या लिखेंगे बच्चों? दूसरी बात लिखेंगे बच्चों, इनमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। बातों को समझिएगा, इनमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। मतलब ये है कि इनमें यानी केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन का गति होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मूव्स होता है। यूं बोले, इलेक्ट्रॉन केवल मूव्स करते हैं, जिसके द्वारा वो विद्युत का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यानी पदार्थ वही रहता है जो पहले था। ठीक है, पदार्थों में कोई चेंजेस नहीं होता। यूं बोले, कहीं पदार्थ जाते ही नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हटाएंगे पदार्थ वैसे ही रहेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे पदार्थ वो काम करने लगेगा। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा अंतर देखने को आपको मिल जाएगा कि जब हम अपघटनी की बात करते हैं तो अपघटनी में क्या होता है? अपघटनी में बच्चों, इनमें पदार्थों का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों के रूप में होता है। इनमें पदार्थों का स्थानांतरण आयनों के रूप में होता है, ठीक है। अच्छा, ये रहा दो जबरदस्त बात। अगर हम तीसरा बात करते हैं कि एक मेटालिक कंडक्टर की पहचान करिए, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की पहचान कीजिए, तो तीसरा बात ये है बच्चों, चले तीसरी जबरदस्त बात करेंगे बच्चों। तीसरी जबरदस्त बात क्या है? टेम्परेचर को थोड़ा सा लेकर हम देखेंगे क्या है। टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं, यानी कि ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकता, मेटालिक कंडक्टिविटी, धात्विक चालकता घटती है, धात्विक चालकता घटती है। ठीक है, और जब एक धात्विक चालकता घटेगा तो वहां पर प्रतिरोध बढ़ने लगेगा अपने आप। कैसे? कि जब हम टेम्परेचर हीट करेंगे, टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करेंगे, तो वहां मेटालिक कंडक्टिविटी का घटना, मतलब डिपेंड ये रहता है
कि उसके आयन, यानी आयन न करके हम ये बोले कि वो अलग अलग टूटने लगेगा, ठीक है, उसके अणु टूटने लगेंगे। जब अणु टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन का विखंडन होगा, जब इलेक्ट्रॉन का विखंडन होगा तो यूं बोले वहां पे मेटालिक कंडक्टिविटी डाउन हो जाएगी, यूं बोले कि वो मेटल ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाएगा, अब वो उसका एक्टिवेशन घटने लगेगा, जिसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि प्रतिरोध बढ़ेगा। तो जहां पे मेटालिक कंडक्टिविटी बढ़ती है, नो घटती है, डाउन होती है, वहां पे क्या होता है, वहां पे रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस वो इंक्रीज होता है, वो बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। तो रेजिस्टेंस यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सिंपल वे में। चलिए अब हम बात करेंगे इसी का जस्ट यहाँ पे अपोजिट करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल वे में यहां लिखेंगे टेम्परेचर को इंक्रीज कराने पर, यानी कि ताप बढ़ाने पर सिंपली वे में क्या होगा, यहां पे ताप बढ़ाने पर क्या होगा, यहां पे चालकता क्या होगी, यहां पे चालकता बढ़ेगी, जिससे रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, सिंपली वे में। जैसा कि आप देख सकते हो मेटालिक कंडक्टिविटी का डाउन होना, सिंपल बात है कि मेटालिक कंडक्टर में मेटालिक कंडक्टिविटी डाउन हो रही है। यस, ये भी तो देखना है कि हम टेम्परेचर हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका जस्ट अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेटालिक कंडक्टिविटी अप हो जाएगी और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे सिंपल वे में क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे ताप बढ़ाने पर चालकता, हेलो, चालकता क्या होती है, बढ़ती है, दैट मीन्स इंक्रीज होती है, सिंपली वे में, ठीक है। ताप बढ़ाने पर चालकता क्या होती है, इंक्रीज होती है। एंड रेजिस्टेंस की बात करें बच्चों तो वो होता है डाउन, यानी कि डिक्रीज होता है, दैट मीन्स लिख सकते हो घटता है या घटती है, ठीक है। तो ये बहुत जबरदस्त पॉइंट वाली बात है, ये अगर आपको तीनों पॉइंट क्लियर हो जाते हैं तो आप इसका डिफरेंट करके भी आंसर दे सकते हो, या यूं बोलें कि मेटालिक कंडक्टर का पूरा पूरा मतलब समझा सकते हो, साथ ही साथ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज और गौर करने वाली बात है कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो जस्ट इसमें एग्जाम्पल क्या है, इसमें जितने मेटल होते हैं सब एग्जाम्पल होते हैं। जैसे अब आपको मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर एग्जाम्पल लिखवा दीजिए, तो मैं बोलूँ आपसे कि मेटल जितने होते हैं आप लिख लो मेटल, दैट मीन्स मेटल में क्या, एल्युमिनियम ले लो, ठीक है, सबसे पहले फेरस ले लो, कॉपर ले लो, ठीक है, जिंक ले लो, ये सब क्या है, मेटल, ठीक है, ईटीसी, ये क्या है, मेटल, ठीक। नॉन मेटल में भी कुछ ऐसे कंडक्टर का काम करते हैं, जैसे नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल में क्या आता है, जैसे कि ग्रेफाइट, ओनली ग्रेफाइट, ठीक है। आपको बात याद होगा जब हम कार्बन पढ़ाए थे, या कार्बन का जब सीरीज चल रहा था, कार्बन का सीरीज चल चुका है और फिर से चलाने वाला है, ठीक है। तो वहां जब जब कार्बन की बातें आती है तो वहां पे जरूर आपको कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स बताए जाते हैं, दैट मीन्स अपर रो, ठीक है। तो वहां बताया जाता है ग्रेफाइट क्यों चालक का काम करता है। तो यहाँ पे मेटल में तो सब रहेंगे, ठीक है, और नॉन मेटल में केवल और केवल, नॉन मेटल में केवल और केवल ग्रेफाइट होता है, ठीक। साथ साथ एंड मिनरल्स, जितने भी खनिज होते हैं मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स भी हो सकता है, ठीक। तो ये रहा बच्चों एग्जाम्पल के सहित आपका पूरा मेटालिक कंडक्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में एग्जाम्पल तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर होगा, अपघटन की जो प्रोसेस होगी, यानी यहाँ पे जो अपघटित होकर के जो काम होगा वो दो तरह से होगा, या तो इलेक्ट्रोलाइटिक आप सुने होंगे, एक एसिड और बेस को ही देख लो, या तो स्ट्रांग होगा या तो क्या होगा, वीक होगा। उसी प्रकार इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में दो तरह से काम होता है, एक होता है स्ट्रांग फॉर्म में, एक होता है वीक के फॉर्म में। तो चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं इनके टाइप के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं इरेज करूँ, उसके पहले एप्लीकेशन शॉर्ट लेना। चलिए बच्चों, तो फाइनली आप बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर है इसके दो टाइप होंगे, कौन कौन, यहाँ पे हम जनरली दो टाइप करेंगे, ठीक है। अब ये टाइप में कुछ कहना नहीं है, एक है स्ट्रॉन्ग के आधार पे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आयनन देना, ठीक है, आसानी से पूर्णतया आयनित हो जाना, पूर्णतया आयनित न होना। तो सिंपली वे में ये आयनन के प्रोसेस से ये दो प्रकार से रखा गया है। तो पहला रखा गया क्या, स्ट्रॉन्ग नाम करके, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है प्रबल, क्या होता है, प्रबल। अब एक प्रबलता का मतलब किससे होता है कि कंप्लीट रूप से वो क्या होना, जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलयन, जलीय विलयन क्या होता है, पोलर का फॉर्म होता है। तो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों में जो पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, ठीक है। और इसी का उल्टा करते थे, कहता है वीक करके आता है, क्या आता है, वीक करके आता है, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, दैट मीन्स यहाँ पे होता है दुर्बल, ठीक है। जैसे एथेनोइक हो सकता है, CH3COS हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, H2CO3 हो सकता है, ठीक। अब बच्चों प्रबल की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं, तो यहाँ पे सिंपली वे में क्या लिखेंगे, आप चाहो तो राइट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या राइट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे व्हाट
क्या लिखेंगे, जो मतलब इस प्रकार के कंडक्टर वे चालक जो पूर्णतः क्या हो जाए, आयनित हो जाए, सिंपली वे में, ठीक है। व्हाट राइट हियर, वे चालक जो जलीय विलयन में, ठीक है, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, और जलीय विलयन जो कि पोलर का फॉर्म होता है, आप सुने हो H2O का मतलब होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नाम देते हैं पोलर, ठीक है, क्या होता है, पोलर का फॉर्म होता है, ठीक है। तो जलीय विलयन या बोल सकते हैं ध्रुवीय विलायकों में, ठीक है, कोई ध्रुवीय विलायक ले लो, ठीक, ध्रुवीय विलायकों में दो फॉर्म में, ठीक है, जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों में पूर्णतया, पूर्णतया क्या हो जाते हैं, पूर्णतया आयनित तो हो जाते हैं, आयनित तो हो जाते हैं, ठीक है, आयनित तो हो जाते हैं। तो क्या कहलाते हैं जी, ये कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग। सेम प्रोसेस फॉर ऑफ द एसिड एंड बेस, जो एसिड और बेस की फॉर्म होता था स्ट्रॉन्ग एंड वीक करके, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बातें करें, ठीक। तो यहाँ पे सिंपली वे में अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो जाएगा वाट, यहाँ पे NaOH हो जाएगा, ठीक है, इसके अलावा NaCl हो जाएगा, ठीक है, KCl भी ले सकते हैं, ठीक है। ये जो भी आपको एग्जाम्पल दिए हैं ये ऐसे कंडक्टर है, ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है जो स्ट्रॉन्ग का फॉर्म देते हैं या इन्हें स्ट्रॉन्ग का नाम देते हैं। ये कंप्लीट रूप से, जैसे KCl की बात करते हैं तो KCl जब भी जली में जाता है, पोलर के फॉर्मेशन में जाता है, पोलर सॉल्वेंट में जाता है, तो वहां पे आसानी से बड़े आराम से K+ एंड Cl- आयनों में टूट जाता है। अगर इसी का हम जस्ट अपोजिट करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, वीक की बातें होंगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वे चालक, ठीक है। अब आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। वे चालक जो वाट राइट हियर, जलीय विलयन, जलीय विलयन या किसमें, ध्रुवीय विलायकों में, ध्रुवीय विलायकों में, ध्रुवीय विलायकों में पूर्णतः आयनित नहीं होते या पूर्णतः आयनन नहीं देते, ठीक है, पूर्णतः आयनित नहीं होते, पूर्णतः आयनित नहीं होते, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्णतः आयनित मतलब आयनित होते हैं, लेकिन इसके जैसा इतना कंप्लीट रूप से आयन नहीं देते, मतलब जहाँ पे आयन ज्यादा देंगे वहां पे क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, और जहां पे आयनन की बातें कम होगी वहां पे क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे पहले गजब वाला एग्जाम्पल आता है, जैसे कि आप जानते हो CH3 COOH एस्टिक का फॉर्मेशन, एथेनॉल का फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ क्या ले सकते हैं, CH3 वाट, यहाँ पे हो जाएगा CH3 नो 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 H2CO3, ठीक है, ये गजब वाला एग्जाम्पल है, वो गलत जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, इन दोनों का अलग अलग मतलब देखा, और ये दोनों क्या है, एक प्रकार के इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ही है। तो बच्चों यहाँ पे आप सीख लिए कि टाइप्स ऑफ द कंडक्टर। अब यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, फिजिक्स वाला ही मैटर है, थोड़ा सा केमिस्ट्री में कंबाइन करके बताया जा रहा है। तो एक केमिस्ट्री के भीतर ये अपघटन और सेल की दृष्टि से ही बताया जाए, कंडक्टर तो कंडक्टर होता है, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट हो, कंडक्टर तो कंडक्टर होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस आएगा तो प्रतिरोध का नियम, प्रतिरोध का ही नियम होगा। हम आगे बढ़ते देखेंगे विशिष्ट चालकत्व या चालकता, दैट मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये क्या है, वही चीजें थोड़ा सा इसको हम रियलाइज करेंगे, ठीक है। चालकता जब आएगा तो वहां पे बोलेंगे इनवर्स ऑफ रो, जो रो होता है, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, अगर एक लाइन में देखें तो क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का इनवर्स ही उस विलयन का उस इलेक्ट्रोड के लिए चालकता हो जाएगा, या यूं बोले वहां पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगा। तो जब स्पेसिफिक की बात करेगा तो स्पेसिफिक आपको लेना भी पड़ेगा। यूं बोले बच्चों ये डिपेंड है रेजिस्टेंस पे, तो सबसे पहले हम भाव लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम चालकता कहलाती है, चालकता कहलाती है। सिंपल वे में, ज्यादा बड़ा नहीं करना है।
अब यहाँ पे चालकता को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे चालकता का एक फॉर्मेशन आएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, इसे कप्पा, कटप्पा से तो हटाएंगे तो कप्पा बचेगा। कप्पा दैट मीन्स के से निरूपण करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ बच्चों अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन करके तो कप्पा यानी कि के इक्वल टू हो जाएगा 1 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये आपका जनरली फॉर्मेशन बन गया। आप थोड़ा सा विचार विमर्श करने की बात है कि जब हम रेजिस्टेंस की बात किए थे, जब हम प्रतिरोध की बात किए थे, तो वहां पे विशिष्ट प्रतिरोध कैसे बना था। एक अपघट्ट को लेकर के देखा जाए बच्चों तो वहां पे क्या होगा, एक अपघट्ट को लेकर देखा जाए तो यहाँ पे सपोज फिर से हम बना रहे हैं वैद्युत अपघट्य, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यह और यहां पर एक का हमने नाम दे दिया एनोड और एक का नाम दे दिया हमने कैथोड, ठीक। तो क्या होगा, और सपोज ये डूबा हुआ है लगभग VmL, इसका जो आयतन है वो V है। V है क्या, आयतन है, अपघट्य का आयतन है, ठीक है। अपघट्य का जो आयतन है वो V है, ठीक है। वो क्या है, V है। तो V आयतन में डूबा है जिसके बीच की दूरी स्मॉल l है, ठीक है, फिलहाल ये बात। और एरिया क्या है, अभी तक हमने क्या माना, A माना। तो बच्चों यहां पे क्या होगा, इस वैद्युत अपघट्य में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अगर स्मॉल l हो और वैद्युत अपघट्य का जो इलेक्ट्रोड का डूबा हुआ भाग वो एरिया A है, तो यहां पे एक संबंध आता था कि जो इस विद्युत अपघट्य के लिए जो रेजिस्टेंस डाला जाएगा, विद्युत अपघट्य के लिए जो R होगा, R निम्न बातों पर निर्भर करेगा, किन बातों पर। तो पहली बात यह है कि R यहां पर चालक तार इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होगा। और दूसरी बात यह है कि यह R ये होगा 1/A, यानी यहां पे जो इलेक्ट्रोडों का एरिया है उसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इन दोनों फॉर्मेशन से बन जाएगा बच्चों R प्रोपोर्शनल टू L/A बन जाएगा, या यहां पे आप लिख सकते हो R इज इक्वल टू रो L/A। तो यहां पे रो दिखाना था, ठीक है। अब एक बात और आपको याद होगा कि आप जो G का मान ज्ञात किए थे या जो C का मान आप ज्ञात किए थे वो किसके बराबर था, 1/R के बराबर था, राइट। तो जब हम G को 1/R करेंगे, 1/R करेंगे तो क्या होगा, तो ये पूरा बंडल ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि G R के स्थान पे क्या लिखेंगे, G, ठीक है। तो 1/R के स्थान पे क्या लिखेंगे, G। तो जब G होगा यहाँ पे तो ये 1/R, ठीक है। अब इसका हम इनवर्स कर रहे हैं, 1/R कर रहे हैं, सिंपल यहां लिखें 1/R कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रो L/A हो रहा है, ठीक है। नो, ये ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा और रो L नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब 1/R का मान क्या होता है, ये चूंकि आप ये जानते हो, ये आप जानते हो, तो 1/R का मान क्या होता है, G। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों G और ये हो जाएगा A/रो L, ठीक है। कुछ बातों को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। जो 1/रो है, 1/रो किसके बराबर है, K के। तो बच्चों आप चाहो तो यहाँ से K का मान भी भर सकते हो। वाट, यहाँ देखें, यहाँ पर अगर इसको हम 1 कंसाइडर कर लें तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से वाट 1/रो बराबर K के है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 1/रो के स्थान पे यानी हो जाएगा K, तो K इंटू A/L होगा, किसके बराबर होगा, G की। अच्छा, अब यहाँ पे जो G है इसको हम C का फॉर्मेशन देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे G, जो G होगा इसे आप C का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये आया K इंटू A/L। फाइनली यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम K का मान निकाल सकते हैं। तो K किसके बराबर हो जाएगा, तो K बराबर हो जाएगा यहाँ पे G इंटू L
जी इंटू एल बाई किसके हो जाएगा ए के, ठीक है। तो ये जो भी आपको मान दिख रहा है, ठीक है, ये जो भी आपको मान दिख रहा है, ये जो भी फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, ये है एक कप्पा और यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, या यहाँ पे रेजिस्टेंस का संबंध दे सकते हैं। यानी कि कप्पा का मतलब क्या होता है, कप्पा का मतलब होता है विशिष्ट चालकत्व या चालकता बोल सकते हैं। और यहाँ पे जी का मतलब होता है, जी का मतलब होता है, जी का मतलब होता है चालकत्व होता है, ठीक है। तो चालकत्व और यहाँ पे चालकता, इन दोनों के बीच में संबंध। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और है कि अगर मान लीजिए जो अपघट्य है, इस अपघट्य का जो वॉल्यूम है वो सपोज हो गया कहीं 1 ml हो गया, ठीक, और बीच की दूरी जो लेंथ है वो 1 सेमी हो जाएगा, तो क्या होगा। तो बच्चों जब बीच का लेंथ का मान 1 सेमी हो जाएगा, एरिया बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आयतन क्या हो जाएगा, 1 ml हो जाएगा। तो इस फॉर्मेशन से आ जाएगा बच्चों, इस फॉर्मेशन से क्या आ जाएगा, इस फॉर्मेशन से आ जाएगा जो K होगा वो इक्वल टू हो जाएगा G इंटू ए बाई वाट, G इंटू एल बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वाट, G का मान नहीं भरना है, L का मान कितना दिया 1 सेमी, तो यहाँ पे 1 सेमी भर लेंगे, और यहाँ पे A का मान दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। अब फाइनली जो मान आ जाएगा वो G केवल इधर बच जाएगा, K इधर बच जाएगा, तो G बराबर K या K बराबर G लिख सकते हैं, या K बराबर C लिख सकते हैं, ये बात एक ही है। तो उस पोजीशन में जब यहाँ पे हम एकक की बात करेंगे, जब यहाँ पे हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे, जब यहाँ पे हम यूनिट की बात करेंगे, तो वहां पे ये बोलेंगे कि यहाँ पे K बराबर G होता है या K बराबर C होता है, यानी सिंपल वे में एक कप्पा G के बराबर होता है, यानी एक चालकता चालकत्व के बराबर होता है। तो ये रहा एक सिंपल फॉर्मेशन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा सेल कांस्टेंट को लेकर के बात करेंगे, ठीक है, कि सेल कांस्टेंट होता क्या। चलिए बगल में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। बगल हम बात करते हैं सेल कांस्टेंट को लेकर के, दैट मीन्स सेल नियतांक। अब ये क्या होता है, तो सिंपली वे में सेल नियतांक का मतलब ज्यादा सोचना ही नहीं, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट का मतलब होता है जो फॉर्मेट बना है, क्या बना है, फॉर्मेट बना है K इक्वल टू बना है G इंटू एल बाई ए बना है, ठीक। तो बच्चों इसी फॉर्मेट में जो L बाई ए होता है यही होता है सेल कांस्टेंट। क्या होता है, ये होता है सेल कांस्टेंट होता है, ठीक है। आज तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा K इक्वल टू G इंटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। इधर ये बहुत है। अब अगर सेल कांस्टेंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो सेल कांस्टेंट हो जाएगा, सेल कांस्टेंट हो जाएगा वाट K बाई G हो जाएगा, या K बाई C हो जाएगा, बात एक ही है, ठीक है। K बाई G हो जाएगा या K बाई C हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, K बाई G हो जाएगा या K बाई C हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो K है और यहाँ पे जो G है, तो K बटा G कहो या K बटा C कहो, बात एक ही है। तो K बटा G में 1/G आ रहा है, तो 1/G का मान क्या होता है, कहीं देखिए तो जरा 1/G का मान क्या होता है, जरा कहीं देखें, अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा आपको तो कहीं और देखें। तो 1/G का मान होता है, 1/G होता है किसके बराबर, 1/G होता है किसके बराबर, R के बराबर, किसके बराबर, R के बराबर, ठीक है। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा K इंटू R हो जाएगा, ठीक है। तो एक फाइनली जो सेल कांस्टेंट का मान होता है वो होता है K इंटू R के, ठीक है। K का मतलब क्या होता है, कप्पा, कप्पा कप्पा, कप्पा का मतलब क्या होता है, चालकता। तो चालकता गुणे प्रतिरोध के, यानी चालकता और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है एक सेल कांस्टेंट का मान, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप चाहो तो नोट कर सकते हो। एक बात और आप चाहो तो नोट कर सकते हो कि सेल कांस्टेंट का जो मान होता है वो प्रत्येक सेल का निश्चित और नियम मान होता है, ठीक है, निश्चित और नियत मान होता है, ठीक। अच्छा चले, तो ये रहा एक चालकता का मतलब, एक चालक तत्व का मतलब। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं। चले बच्चों अब देखते हैं तुल्यांकी चालकता, दैट मीन्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, जरा विचार करते हैं।
बच्चों चालकता तो हो गया था, अब यहाँ पे तुल्यांकी चालकता है, फिर इसके बाद हम देखेंगे मोलर चालकता। ठीक, तो किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक, यानी जब जब इक्विवेलेंट आएगा तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे 1 ग्राम तुल्यांक की बात कर रहा है। इसमें उपस्थित आयनों की चालकता, जितनी उसकी आयनों की चालकता रहेगी वही उसकी तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। ठीक, अब एक तुल्यांकी जो चालकता होती है वो उस विलयन के विद्युत अपघट्य पर निर्भर करती है, विद्युत अपघट्य के सांद्रता पर निर्भर करती है। यानी कि यूं बोलते हैं कि जो कंडक्टिविटी होती है, जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है, या सिंपली जो कंडक्टिविटी होती है किसी भी सेल के लिए, उस सेल के लिए उस विलयन में उपस्थित जो विद्युत अपघट्य होता है उसकी कितना कंसंट्रेशन होता है, दैट मीन्स पूरा कंसंट्रेशन पर टोटल डिपेंड होता है। राइट, तो बच्चों यहाँ पे सिंपली वे में देखा जाए तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है इक्विवेलेंट के लिए, तो इसका जो रिप्रेजेंट फॉर्म होता है, यही बोल रहे हैं इसे लैम्डा ई क्यू, इसे लैम्डा ई क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा ई क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे लैम्डा ई क्यू, अब लैम्डा ई क्यू का मतलब क्या होता है? लैम्डा ई क्यू बराबर होता है लैम्डा ई क्यू बराबर होता है लैम्डा ई क्यू, लैम्डा ई क्यू बराबर होता है वाट, यहाँ पे होता है कपा इंटू वी ई क्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है जरा विचार करें। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक चालकता, एक तुल्यांकी चालकता कप्पा, दैट मीन्स विशिष्ट चालकता जो आप लिए थे, विशिष्ट चालकता यानी उस विलयन में विद्युत अपघट्य का जो विशिष्ट चालकता होगा, और वह प्रति सेमी क्यू, जो प्रति सेमी क्यू जो आयतन होगा उनका गुणनफल के बराबर होता है 1 वाट, एक तुल्यांकी चालकता। ठीक, चलिए, तो यहाँ तक तो ठीक है कि लैम्डा ए क्यू का मान क्या होता है, विशिष्ट चालकता गुणा होता है पर उस विलयन के लिए पर सेमी क्यूब में आयतन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे सिंपली वे में हम ये मान लेंगे कि वहाँ पे जो सांद्रता दिया हुआ है, जो विद्युत अपघट्य की सांद्रता दिया वो C है। ठीक है, क्या लिखेंगे, यदि विलयन की सांद्रता, दैट मीन्स यदि विलयन की सांद्रता क्या हो, कैपिटल C ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो, कैपिटल C ग्राम क्या हो, तुल्यांक प्रति लीटर हो, तो क्या होगा जरा विचार करेंगे। तो यहां बच्चों हो जाएगा फाइनली लैम्डा ई क्यू इक्वल टू हो जाएगा वाट के इंटू 100 बाई, यहां हो जाएगा C। अब ये जो C आया है कंसंट्रेशन को बताता है, दैट मीन्स सांद्रता को बताता है। तो बच्चों यहाँ पे आप जानते हो कि C का मतलब ही होता है या तो हम एम मोलारिटी दे दें, या तो हम नॉर्मलिटी दे दें, या तो मोलालिटी दे दें। तो यहाँ बच्चों यहाँ पे इक्विवेलेंट की बात करता है, तो इक्विवेलेंट हमेशा कंसंट्रेशन, दैट मीन्स नॉर्मलिटी के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म होता है, नॉर्मलिटी। तो C बराबर क्या लिख सकते हैं, एन। अब जब C बराबर एन होगा तो लैम्डा ई क्यू हो जाएगा फाइनली वाट के इंटू हो जाएगा 100 बाई, यहाँ हो जाएगा नॉर्मलिटी। ठीक है, तो ये है सिंपल वे में देखा जाए तो एक इक्विवेलेंट का मतलब, एक इक्विवेलेंट वाट कंडक्टिविटी यानी कि तुल्यांकी चालकता का मतलब। ठीक है, अगर इसकी मात्रक की बात करते हैं बच्चों तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेमी इनवर्स प्रति नॉर्मल। ठीक है, कुछ ऐसा। चलिए, तो अब हम बात करेंगे सिंपल वे में कि एक जो कंसंट्रेशन होता है वो विद्युत अपघट्य के लिए या विलयन के लिए कितना बड़ा भूमिका निभाता है। तो बच्चों जो कंसंट्रेशन होता है, जो सांद्रता होता है, नोटेशन में पॉइंट जरूर नोट करेंगे। नोटेशन में विद्युत अपघट्यों के विलयनों की चालकता क्या लिखेंगे, नोटेशन लिखेंगे विद्युत अपघट्य के विलयनों की जो चालकता होती है, विलयनों की चालकता किस पर निर्भर करती है, विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करती है। विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करती है। सिंपली वे में देखा जाए तो यहाँ पर एक अलग सा मतलब भी नजर आ गया
कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा भूमिका होता है एक कंडक्टिविटी की पहचान करने के लिए, एक चालकता को समझने के लिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये रहा नोटेशन में कुछ बातें, ये रहा एक सिंपल 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 कंडक्टिविटी का मतलब, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब। अब हम यहीं पे देखने वाले हैं कि मोलारिटी जो होगा, यानी कि जो मोलर कंडक्टिविटी होगा, यानी कि जो मोलर चालकता होगा, उसका मतलब क्या है। ये छोटी छोटी वो बातें हैं जो आगे चल के बड़ी बड़ी मुलाकातें कराएंगे, बड़े बड़े टॉपिक को समझने में काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो यहां समझते हैं मोलर चालकता, दैट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी क्या है। अब यहां पे कंडक्टिविटी तो क्लियर हो गया था, चालकता का मतलब पूरा पूरा समझ में आ गया था। लेकिन जब मोलर की बात करता है तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पे विलयन का जो वैद्युत अपघट्ट है वो 1 मोल है। आइए थोड़ा सा बातों समझते हैं, विचारों को गौर करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एक सेल के भीतर, यानी जो विलयन लिया गया है, ठीक है, वो लिया गया है, वो जो भी आयतन है, वो जो वॉल्यूम है, उसमें जो उपस्थित है मात्रा है, वो कितना है, वो 1 मोल है। कितना है, तो यहां पर लिखेंगे बच्चों भी आयतन में, क्या लिखेंगे, भी आयतन में उपस्थित है 1 मोल वैद्युत अपघट्ट उपस्थित है। ठीक है, 1 मोल वैद्युत अपघट्ट उपस्थित है। क्लियर है। अच्छा ध्यान देंगे, यहां पे जो इलेक्ट्रोड है, ध्यान देंगे यहां पे जो इलेक्ट्रोड है कुछ ऐसा, एक एनोड मान लेंगे और एक यहां पे मान लेंगे एक कैथोड। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोड है, अगर इसके बीच की दूरी, ठीक है, क्या हो, 1 सेमी हो। ठीक है, इसके बीच की दूरी क्या हो, 1 सेमी हो। ठीक है, और यहाँ पे जो अनुप्रस्थ काट है, यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, दैट मीन्स अनुप्रस्थ काट यानी कि एरिया जो दिया है वो कितना हो, 1 सेमी का स्क्वायर हो। ठीक है, तो वहां पे जो इसकी चालकता होगी, इस वैद्युत अपघट्ट की जो चालकता होगी, जो कंडक्टिविटी होगी, वही कहलाएगी मोलर चालकता। यानी 1 मोल वैद्युत अपघट्ट वाले आयतन में डूबे हुए 1 सेमी भाग 1 सेमी एरिया का डूबा हुआ क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोडों जिनके बीच की दूरी 1 सेमी हो, वहां पे उस वैद्युत अपघट्ट के बीच में उपस्थित जो चालकता होती है वही कहलाती है मोलर चालकता। ठीक है, वही कहलाती है मोलर चालकता। ठीक, तो बच्चों को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे, सिंपली वे में 1 मोल वैद्युत अपघट्ट चालकता क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता कहलाती है। राइट, इतनी बातें हैं। ठीक है, अब सिंपल वे में क्या देखना है, कि यहां पर हमने मान लिया 1 सेमी की बात हो रहा है। ठीक है, यानी 1 मोल की बात हो रहा है, यानी कि 1 सेमी स्क्वायर की बात हो रहा है, यानी सब कुछ एकांक की बात हो रहा है। तो हमने मान लिया कि एकांक आयतन, क्या माना, एकांक आयतन। ठीक है, एकांक आयतन की चालकता जो है वो मान लिया कितना, वो मान लिया कपा। क्या मान लिया, कपा। तो बच्चों यहां पे जो भी आयतन होगा, भी आयतन की जो चालकता होगी वो कितने होगी, तो भी आयतन की चालकता के लिए क्या करेंगे, यहां पे K इंटू भी कर देंगे सिंपली, यानी कि K इंटू भी हो जाएगा। तो K का मतलब क्या होता है, K का मतलब होता है ये विशिष्ट चालकता बताता है। ठीक है, और भी का मतलब क्या होता है, आयतन बताता है। तो आयतन की चालकता, भी आयतन की चालकता, या यूं बोले इस भी आयतन में कितना उपस्थित है वैद्युत अपघट्ट की मात्रा, 1 मोल। यानी यहाँ पे जो वैद्युत अपघट्ट है बच्चों वो कितना है, 1 मोल है। तो 1 मोल वैद्युत अपघट्ट के लिए हम क्या बोलेंगे, इसकी जो चालकता होगी, इस वैद्युत अपघट्ट की जो चालकता होगी, इस विलयन की जो चालकता होगी, यहाँ पर कहलाएगी क्या, इस मोलारिटी के लिए कहलाएगी मोलर चालकता। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे मोलर चालकता को यहाँ पे लैम्डा एम से डिनोट करेंगे, यह इक्वल टू हो जाएगा K इंटू क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा सिंपली वे में। अब यहाँ पे बच्चों एक बात और आपसे करनी है कि जो लैम्डा एम होता है, हम इसको म्यू का भी सिंबल दे सकते हैं, सिंपली वे में इसको हम म्यू का भी जनरेशन करा सकते हैं। ठीक, तो लैम्डा एम अगर वहां पे मोलारिटी की बात होती है, पर लीटर की बात होती है, तो प्रति लीटर यदि सांद्रता क्या हो, यदि विलयन की जो सांद्रता है, यदि विलयन की सांद्रता कितना हो जाए, प्रति लीटर हो जाए, तो यहां पे बोलेंगे जो लैम्डा एम होगा वो हो जाएगा K इंटू वाट 100 बाय हो जाएगा, K इंटू 100 बाय हो जाएगा
एम हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा, ठीक है, जो कि मोलारिटी को बताएगी। तो ये है जी एक सिंपली फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे यह एक सिंपली फॉर्मेशन, यहाँ पे एम क्या बताता है, यहाँ पे एम बताता है, एम बताता है मोलरता प्रति लीटर सांद्रता, या यूं बोलेंगे मोल प्रति लीटर सांद्रता। क्या बोलेंगे, मोल प्रति लीटर सांद्रता, ठीक है, यानी ये सांद्रता को बताता है। यदि विलयन की सांद्रता क्या हो, प्रति लीटर हो, ठीक है, तो वहां पे क्या बोलेंगे, वहां बोलेंगे लैम्डा एम इक्वल टू हो जाएगा के इंटू 100/m, ठीक। अब ये जो फॉर्मेशन आया है ये सिंपली क्या बताता है, ये बताता है एक मोलर कंडक्टिविटी को एक मोलर चालकता को, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हुए दोनों में संबंध देखेंगे कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, इन दोनों का एक साथ क्या संबंध होता है। दैट मीन्स यू बोले कि रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। या सिंपली वे में जो रिलेशन बिटवीन था, ठीक है, व्हाट रिलेशन बिटवीन, यू बोले शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, मोलार कंडक्टिविटी एंड क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये मुझे लग रहा है कि क्लियर रहेगा, ठीक है, यानी इन दोनों का संबंध क्या होता है, ठीक। तो प्यारे बच्चों, भोले भाले दुलारे बच्चों, आप जानते हो, यू नो दैट व्हाट, इसके बारे में अगर देखा जाए तो लैम्डा एम का सिंपली जो मान होता है वो क्या होता है, लैम्डा एम का जो सिंपली मान होता है वो कितना होता है, वो होता है के इंटू 100/m होता है, राइट। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो लैम्डा ई क्यू का जो मान होता है, लैम्डा ई क्यू का जो मान होता है के इंटू 100 होता है वाट एन होता है, ठीक है। अज्यूम करें समीकरण 1 है और ये क्या है, समीकरण 2 है। तो सिंपली वे में करना क्या है, आपको इसका इसमें डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो लिखेंगे वाट समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर क्या होगा, तो हो जाएगा बच्चों लैम्डा एम बाई लैम्डा ई क्यू इक्वल टू हो जाएगा के इंटू 100/m, और यहाँ पे सिंपली वे में क्या होगा, ये अगर गुणा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये इसका डिवाइड करें तो ऊपर जाएगा, तो n बाई हो जाएगा k इंटू 100, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा n/m। तो फाइनली बच हो जाएगा लैम्डा m बाई ई क्यू इक्वल टू हो जाएगा n बाई क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। और n/m का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी का मतलब होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसका मतलब हो जाएगा विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्यों या विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ये, तो ये बताता किसको, मोलारिता को, यानी मोलों की संख्या। तो क्या लिखेंगे, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य के मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या। ये दो बातें क्लियर हुआ। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखें तो विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकों की संख्या का मतलब होता है क्या, कि विद्युत द्रव्यमान देख लें, विद्युत अपघट्य का द्रव्यमान और तुल्यांकी भार देख लें, यानी विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकी की संख्या, तुल्यांकों की संख्या का मतलब होता है कि विद्युत अपघट्य का जो भार है, जो द्रव्यमान हो कितना है। तो यहां लिख देंगे विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा हो जाएगा कितना, बटा हो जाएगा, इसका मैं केवल लिख रहा हूं, ठीक है, बटा हो जाएगा तुल्यांकी भार, ठीक है, क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार, ठीक। और यहाँ पे फाइनली हो जाएगा टोटल का, यानी विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकों की संख्या का मतलब अकेले होता है विद्युत अपघट्य का द्रव्यमान बटा तुल्यांकी भार। अब इसी प्रकार विद्युत अपघट्य के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे सेम, विद्युत अपघट्य का द्रव्यमान बटा हो जाएगा अणुभार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये पूरा बराबर किसके है, n/m के,
या ये किसके बराबर है, लैम्डा एम बाई लैम्डा ई क्यू के, राइट। अब जरा विचार करें, यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो विद्युत अपघट्य का द्रव्यमान जो है ये कटेगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक। क्या बचेगा, तुल्यांकी भार बटे अणुभार, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा तुल्यांकी भार बटे अणुभार, और यहाँ तुल्यांकी भार बटे अणुभार, यानी कि ये जाएगा ऊपर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जरा विचार करेंगे, यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखें तो यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा एम बाई लैम्डा ई क्यू बराबर हो जाएगा, यहाँ से कटा क्या, विद्युत अपघट्य का द्रव्यमान काट दिए, विद्युत अपघट्य का द्रव्यमान से तुल्यांकी भार बटे अणुभार बचा है, तो अणुभार कहाँ जाएगा, ऊपर। तो यहाँ हो जाएगा अणुभार, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार, ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये है जी एक संबंध का मतलब, राइट। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा, लैम्डा एम और ये लैम्डा ई क्यू, अणुभार बटे तुल्यांकी भार का मतलब होता है स्मॉल एन, यहाँ बोल सकते हैं स्मॉल एन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा एम बाई लैम्डा ई क्यू बराबर हो जाएगा एन के, ठीक है। अब यह जो एन है ये एक फैक्टर का काम कर रहा है, यह एक गुणक का काम कर रहा है। तो सिंपली वे में अगर हम इसमें से किसी को देखें, लैम्डा एम को भी देखें, तो क्या हो जाएगा, एन गुणा हो जाएगा लैम्डा ई क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो एन है वो क्या है, संयोजकता गुणांक, क्या है, संयोजकता गुणांक है या संयोजकता गुणक है, ठीक। तो ये होता है सिंपली वे में एक रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू, यानी कि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध, ठीक है। कुछ करना है नहीं, सबसे पहले सिंपली वे में ये आप जानते हो, अभी पिछले बताए हैं, पिछला हेडिंग में ये भी आप जानते हो। इन दोनों को ध्यान से देखें तो इन दोनों का डिवाइडेशन कर देंगे फर्स्ट और सेकंड से लेकर के, कुछ इस प्रकार से आपको कंडीशन मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार से n बटा m, n का मतलब नॉर्मलिटी और m का मतलब मोलारिटी। तो n का मतलब होता है कि एक नॉर्मलता निकलता है, तो विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, एक नॉर्मलता का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में, और m का मतलब होता है विद्युत अपघट्य के मोलों की संख्या। अब बच्चों यहाँ पे जो विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, ये अनुपात होता है किसका, विद्युत अपघट्य का द्रव्यमान कितना उसको देख लेंगे, और उसमें तुल्यांकी भार कितना निकल रहा है, ठीक, और डिवाइड हो जाएगा टोटल का विद्युत अपघट्य के मोलों की संख्या, यानी सेम विद्युत अपघट्य का द्रव्यमान देख लेंगे और मोलों की संख्या के लिए हम अणुभार देख लेंगे। अब इससे कटेगा, और जब इसको हम ये बटा ये कटेगा, मतलब ये होगा कि ये अणुभार ऊपर चला जाएगा, तो अणुभार बटे क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार। तो अणुभार बटे हो जाएगा तुल्यांकी भार, यानी लैम्डा एम फाइनली हो जाएगा लैम्डा एम बाई हो जाएगा लैम्डा ई क्यू बराबर हो जाएगा अणुभार बटे तुल्यांकी भार। और ये अणुभार बटे तुल्यांकी भार किसके बराबर होता है, स्मॉल एन के बराबर होता है। स्मॉल एन जो होगा वो इसको हटा कर डायरेक्ट अगर हम ऐसा फॉर्मेट दें तो यहाँ बच्चों स्मॉल एन एक बताएगा संयोजकता गुणक को, ठीक। तो सिंपली वे में ये रहा एक फाइनली रिलेशन देख लिए, लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू का मतलब देख लिए, ठीक। चले अब हम यहाँ पे बात करेंगे इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी। मतलब अभी तक आपने देखा एक चालकता क्या है, एक तुल्यांकी चालकता क्या है, एक मोलर चालकता क्या है, मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता हम संबंध देख लिया। अब हम देखेंगे फाइनली कि वास्तव में जो अनंत मोलर चालकता होता है उसका मतलब क्या होता है। यस, फिलहाल यहाँ तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें या जरा विचार करें। तो आप जानते हो कि जो अनंत मोलर चालकता होता है ये मोलर चालकता का ही मतलब देता है, यानी एक मोलर चालकता को आपको अनंत तक ले जाना है। चलिए लाइट बिजली कट गया तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, अल्फाबेट का जो दिक्कत होगा उसे आप जूम वूम करके देख लेंगे, ठीक है। चले तो अनंत मोलर चालकता यानी एक मोलर चालकता का ही ये फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों जब मोलर चालकता को हम अनंत कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अनंत मोलर चालकता। अब ये अनंत होना तो ईजी है नहीं, तो कैसे होगा, तो सिंपली वे में हम एक मोलर चालकता को ऐसे लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, और जब इसे हम मैक्स कर दें, क्या कर दें, मैक्स कर दें, तो क्या होगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, यानी ये होता है अनंत मोलर चालकता। तो सिंपली वे में इसके हिसाब से आप क्या देख रहे हो, इसके हिसाब से क्या देख रहे हो कि यहाँ पे लिख सकते हैं मोलर चालकता, क्या लिख सकते हैं, मोलर चालकता के
अधिकतम मान को क्या बोलते हैं? अनंत मूलर चालकता कहते हैं। अनंत मूलर चालकता कहते हैं, राइट। अच्छा, इसे लैम्डा एम इनफाइनाइट से प्रदर्शित करते हैं, राइट। इतनी बात है। अब बच्चों एक जो लैम्डा एम इनफाइनाइट होता है, चले तो यहां तो मैंने लिख दिया, राइट, कि लैम्डा एम मैक्स हो तो लैम्डा इनफाइनाइट एम होगा। अब कुछ शर्तें आवश्यक है कि ये तभी पॉसिबल है, ये तभी संभव है, लैम्डा एम का मान अधिकतम तब होगा यदि कुछ कंडीशन, मतलब क्या, कि यहां पर जो आयतन है वो है इनफाइनाइट। तो बच्चों जब आयतन इनफाइनाइट होगा तो वहां पे जो कंसंट्रेशन होगा, जो सांद्रता होगी, वो डाउन हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जब सांद्रता जीरो हो जाएगा बच्चों, तो यहां पर अब ये लैम्डा एम नहीं हो रह पाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, यूं बोले ये मैक्स हो जाएगा। और जब लैम्डा एम मैक्स हो जाएगा बच्चों, तो यही लैम्डा एम इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं अनंत मूलर चालकता। क्या बोलते हैं? अनंत मूलर चालकता का नाम देते हैं, राइट। इतनी बातें। तो ये रहा एक अनंत मूलर चालकता का पूरा मतलब। जरा एक बार और गौर करेंगे। मैंने आपसे ये बोला कि अनंत मूलर चालकता, इनफाइनाइट मूलर कंडक्टिविटी, जिसे हम लैम्डा एम इनफाइनाइट से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा एम यानी मूलर चालकता को जब हम बढ़ा देंगे, अधिक से अधिक कर देंगे, तो वहां हो जाएगा अनंत मूलर चालकता। अब इतना इजी नहीं है कि लैम्डा एम को सिंपल लिए और मैक्स कर दिए तो लैम्डा एम इनफाइनाइट हो गया। हो जाएगा, बट उसके लिए कुछ कंडीशन आएगा। कंडीशन क्या होगा? लैम्डा एम का मान अधिकतम होगा तब होगा जब हम भी, यानी कि जो आयतन होगा, यहाँ पे जो आयतन है, जो वॉल्यूम है, वो क्या है? इनफाइनाइट है। और इसकी वजह से कंसंट्रेशन क्या हो गया? जीरो हो गया। तो जब बच्चों कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो हो जाएगा, चलिए जरा एक बार और विचार करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? अनंत मोलर चालकता, जिसे हम इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, ये सिंपल है एकदम, ठीक है। मोलर चालकता पर ही डिपेंड होता है। जब हम मोलर चालकता को अधिक से अधिक मान कर देंगे तो वहां हो जाएगा अनंत मोलर चालकता। अब ये तो इतना ईजी है नहीं बच्चों। यहाँ पे इसको इजी करने के लिए देखिए, यहाँ पे एक सिंपल सा एक फॉर्मेट लिए हैं कि लैम्डा एम को जब हम मैक्स करते हैं, अधिक से अधिक करते हैं, तो लैम्डा एम इनफाइनाइट बनेगा। लेकिन यहाँ पे लैम्डा एम को अधिक करने के लिए कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो उसका आयतन होगा, जब वैद्युत अपघट का आयतन होगा, वो कितना होना चाहिए? वो इनफाइनाइट होना चाहिए। आयतन बहुत ज्यादा हो जाए तो वहां पे यूं बोलते हैं कंसंट्रेशन बिल्कुल हो जाता है जीरो, ठीक है। सिंपली वे में जब वॉल्यूम ज्यादा होगा, यानी लीटर 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 जब बढ़ेगा, तो वहां पे बिल्कुल विलय का जो सॉल्यूबल होगा वो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो जब अपघट की मात्रा यानी अपघट की जो सांद्रता जीरो हो जाएगी, तो उस पोजीशन में लैम्डा एम नहीं रह जाएगा, बल्कि वो लैम्डा एम इतना ज्यादा अधिक हो जाएगा कि वहां बोलेंगे लैम्डा एम इनफाइनाइट, जिसका मतलब होता है अनंत मोलर चालकता, राइट। तो चले बच्चों, ये रहा एक पूरा मोलर कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी का मतलब। अब इसी के आधार पे एक इनफाइनाइट जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, ये दो तरह से काम करती है। मतलब अगर मान लीजिए आपके सामने जो विद्युत अपघट दिया है वो स्ट्रांग है, ठीक है, यानी प्रबल विद्युत अपघट है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर दुर्बल विद्युत अपघट है तो वहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रबल विद्युत अपघट के लिए इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी। जो इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी मिली है, ये प्रबल पर कैसे काम करता है, फिर जस्ट बाद हम देखेंगे दुर्बल पर कैसे काम करता है, ठीक है। तो फिलहाल यहां तक नोट करें, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, यहीं पे बात करेंगे। चले बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैम्डा एम इनफाइनाइट प्रबल विद्युत अपघट के लिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा प्रबल विद्युत अपघट का मतलब क्या होता है। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं केसीएल, ठीक है। तो ये प्रबल है, क्या है? ये है प्रबल, ठीक है। तो प्रबलता का मतलब ये होता है कि जो आयंस में क्या होते हैं, जो आयंस में 100% टूट जाते हैं, ठीक है, 100% टूट जाते हैं, ये कहलाते हैं प्रबल वैद्युत अपघट। यानी कि K+ के रूप में एंड Cl- के रूप में आराम से टूट जाएगा, ठीक। अब इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है।
किसके किसके, कंसंट्रेशन एंड मोलार कंडक्टिविटी के बीच में। यहाँ पे अगर ग्राफ प्रदर्शन की बात करेंगे, जैसे मैंने ले लिया KCl का फॉर्मेट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे KCl ले लिया और KCl के ऐसे मॉलिक्यूल्स, यूं बोले ऐसे अणु या कण की बात हो रही है, आयन की बात हो रही है, ठीक है, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या है, इस एक्सिस पर ये है कंसंट्रेशन, जहाँ पे ये नेट पॉइंट पे क्या है 0, ठीक है। यहाँ पे ले लिए कंसंट्रेशन C और इसका हम क्या कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। और यहाँ से ले लिए इस y के कोऑर्डिनेट, y एक्सिस पर लैम्डा m, ठीक। अब होगा क्या, जरा ध्यान देंगे, अगर इसको ध्यान से देखें, इन पॉइंट को ध्यान से देखें, ये है KCl के ये कण है, आयन है, ठीक है। तो इनको अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वास्तव में ये जो अणु है, ये जो आयन है, ये वास्तव में एक सरल रेखा बना रहे हैं, ठीक है। यह एक सरल रेखा बना रहे हैं, तब बना रहे हैं जब हम इनका एक्स्ट्रापोलेशन करें, मतलब इसको हम बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर ये टच करेंगे, इस y एक्सिस को टच करेंगे। तो y एक्सिस को जहाँ पे टच करेंगे, y एक्सिस को जहाँ पे छुएंगे, वहीं पे होगा लैम्डा m इनफाइनाइट, वहीं पे होगा अनंत मूलर चालकता, ठीक है। तो एक KCl आयन के लिए, एक KCl के कणों की व्यवस्थाओं के लिए, जब हम कंसंट्रेशन को डाउन कर रहे हैं, लैम्डा m को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर ये जहाँ टच करते हैं वहीं होता है लैम्डा m इनफाइनाइट। यानी जब जब आपका जो वैद्युत अपघट्य होगा वो प्रबल होगा, जब जब मैंने बोला प्रबल होगा, तब तब ये एक सरल रेखा में ग्राफ बनेगा, और जब सरल रेखा में ग्राफ बनेगा तो सिंपली आप लैम्डा m इनफाइनाइट ज्ञात करना संभव पाते हैं, यानी आराम से लैम्डा m इनफाइनाइट ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसी का अगर उल्टा कर देते हैं बच्चों, तो वहाँ होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए, बट उससे पहले इसका जो भाषा होगा, जो मैंने अभी बोला है, ठीक है, इसका जो टोटल भाषा होगा यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ और आप इसे नोट करें, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये रहा, ये जो भी नीचे लिखा हुआ ग्राफ के नीचे, ठीक है। प्रबल वैद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, ठीक है। KCl के लिए लैम्डा m व सांद्रता के बीच ग्राफ खींचा जाए तो यहाँ पर भी आपने देखा है एक सरल रेखी ग्राफ प्राप्त होता है। मतलब जो मैंने किया है, जो ये ढांचा बना है, एकदम सेम वही चीज़ें आपको लिख देना है, भाषा बन जाएगा, ठीक है। जिसमें √C का मान, यानी सांद्रता का मान इतना ज़्यादा हम कम कर रहे हैं जिससे लैम्डा m का मान बढ़ता है, यानी इसको घटा रहा है और ये अपने आप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। तो जब ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो आयन है, जो कण है, जो पार्टिकल है, उनके लिए हम ग्राफ को यहाँ पे इनको ग्राफ को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कण से कण को मिलाने के लिए यहाँ पे हम एक्स्ट्रापोलेशन खींचना है। एक्स्ट्रापोलेशन जिसे हम कहते हैं बहिर्लेखन, क्या बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं बहिर्लेखन, क्या बोलते हैं, बहिर्लेखन, ठीक है। ये तभी संभव है जब हम बहिर्लेखन करेंगे, यानी कणों को आपस में मिलाते हुए हम आगे डट डट करके यहाँ बहिर्लेखन कर रहे हैं, और लैम्डा m का मान बढ़ ही रहा है। तो लैम्डा m का मान जहाँ बढ़ रहा है y एक्सिस पे, ये क्या है, y एक्सिस, और ये क्या है, x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये क्या था, ये था y एक्सिस, आप समझ रहे हो, y एक्सिस था, ठीक है। तो लैम्डा m का मान बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे y एक्सिस पर ये जहाँ पे कट रहा है, ये जो डट है, ये जो बहिर्लेखन किए हैं, जहाँ पे मिलेगा लैम्डा m वाले के साथ, वहाँ पे हो जाएगा लैम्डा m का अधिकतम मान, और यही जो लैम्डा m का अधिकतम मान होगा वही है अनंत मूलर चालकता, और वही बताता है कि यहाँ पे अनंत मूलर चालकता को पा पाना संभव है। तो यहाँ पे आगे साफ साफ लिखा है कि लैम्डा m इनफाइनाइट को अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बहिर्लेखन खींचना पड़ेगा, बहिर्लेखन करना पड़ेगा, एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं, ठीक है। बहिर्लेखन करने पर जो ग्राफ y एक्स को जहाँ काटता है वह मान लैम्डा m होता है। तो सिंपली वे में ये जो बहिर्लेखन किया है, तो ये काटा y एक्सिस को यहाँ पे काटा, तो इस पॉइंट पे क्या है, लैम्डा m इनफाइनाइट, ठीक है। तो बच्चों ये रहा एक चालकता, मूलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव, जिसमें अनंत मूलर चालकता, और अनंत मूलर चालकता में क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य, ठीक है, के तानुता पर सांद्रता का प्रभाव, ठीक। अब हम देखते हैं इसी का जस्ट अपोजिट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए, जैसे कि एसिटिक एसिड के लिए कैसे काम करता है, क्या वहाँ पे ग्राफ बन पाएगा, क्या वहाँ पे लैम्डा m इनफाइनाइट प्राप्त हो पाएगा। चलिए जरा विचार करते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं लैम्डा m इनफाइनाइट दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए। तो प्यारे बच्चों, जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, इसमें हम एग्जाम्पल मिल लेंगे वाट CH3COOH। दुर्बल वैद्युत अपघट्य का मतलब ये होता है कि जो कंप्लीट रूप से अलग अलग आयनों में नहीं टूटते, ठीक है, यानी यहाँ पर ये 100% नहीं टूट सकते, 100% ये पॉसिबल
नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको ग्राफ में देखते हैं बच्चों, तो सेम उसी प्रकार क्या होगा, इसके अणु, इसके जो आयन होंगे, जो कण होंगे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ ऐसे। तो ये अगर हम इनका मिलान करते हैं, जैसे यहाँ पे इस एक्स एक्सिस पे क्या हमने ले लिया, एक्स एक्सिस पे ले लिया कंसंट्रेशन, यानी कि सांद्रता को डाउन कर रहे हैं। यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या, 0, यहाँ पे बढ़ा रहे हैं लैम्डा एम, इधर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो लैम्डा एम बढ़ेगा सिंपली जब कंसंट्रेशन घटेगा, इसमें तो कोई लॉजिक है नहीं। लेकिन जब हम इसका मिलान करेंगे, इसके कणों को एक दूसरे से अटैच कराएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे इसको आगे बढ़ा दें या इसको बहिर्लेखन कर दें और इसको डट करके आगे बढ़ा दें, तो ये कहीं भी वाई एक्सिस को काट देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये वाई एक्सिस को भी टच नहीं कर सकती है। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन C और लैम्डा m यानी कि मोलर चालकता, इन दोनों के बीच में हम ग्राफ के द्वारा कभी भी बहिर्लेखन करके कभी भी हम इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी प्राप्त नहीं कर सकते। इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ये प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पे इम्पॉसिबल है। यहाँ पे क्या है, इम्पॉसिबल है। क्या है, इम्पॉसिबल है। यहाँ पे संभव नहीं है, यहाँ पे संभव नहीं है, यहाँ पे संभव नहीं है, ठीक है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य, सबसे पहली बात, दुर्बल वैद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित नहीं होते, आयनित नहीं होते हैं, ठीक है। या दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए, ठीक है, लैम्डा एम एंड कंसंट्रेशन के मध्य ग्राफ खींचकर बहिर्लेखन द्वारा लैम्डा एम इनफाइनाइट प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये बातें हैं, ठीक। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में, आज के लेक्चर में इतना ही। तो ये रहा सिंपली वे में कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं। ये लेक्चर देना आपके लिए बहुत बड़ा जरूरी था, क्योंकि आज के लेक्चर के बाद, क्योंकि आने वाले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यस। तो आज के लेक्चर में, आज के सेशन में इतना ही, क्योंकि आने वाले लेक्चर में हम लेकर आने वाले आपके बीच में कोलराउस का नियम, कोलराउस के नियम के साथ साथ कुछ कंडीशन, कुछ वैद्युत अपघटनीय सेलों की बातें होंगी। फिलहाल आज का लेक्चर 2 से 3 बार देखें। यस, तो ये रहा आज का सेशन, आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करते हैं हर एक बातें आपको क्लियर हुई होंगी। यस, तो आज के सेशन में, आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक बातें क्लियर हुई होंगी। आने वाले लेक्चर का इंतजार करें, इंतजार का फल मीठा रहेगा, उम्मीद करते हैं। कमेंट करें और बताएं कि आज का लेक्चर कैसा गया। मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, विच इज कोलराउस लॉ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको बता दें बीएससी लेवल तक, यानी कि अपर लेवल तक डिमांड होता है कोलराउस के नियम का, जो आने वाला लेक्चर है। तो बच्चों, उस लेक्चर को कवर करने से पहले आज का जो लेक्चर, आज का जो सीरीज चला है, इसे आप जरूर कवर करेंगे, पूरा 100% आप क्लियर करेंगे। फिलहाल लेते हैं आप सब ब्रेक, तब तक के लिए आपसे मिलेंगे। यस।